ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और इस बात का कोई सेंस भी नहीं बनता कि वो आए कहाँ से है, बने कैसे है और अगर आप उसमें गिर जाए तो क्या हो सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ज्यादातर स्टार्स हाइड्रोजन एटम्स और बहुत ही विशाल गैस क्लाउड से बने होते हैं जो अपनी ग्रेविटी की वजह से अपने आप में ही कंप्रेस्ड हो चुके हैं। इनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम एटम में बदल देता है जिससे काफी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी स्टार के ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को बाहर की ओर पुश करती है। इस वजह से ये दोनों फोर्सेस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन पाता है। इस तरह जब तक कोर में फ्यूजन होता रहेगा तब तक वो स्टार स्टेबल बना रहेगा। लेकिन एक मैसिव स्टार के लिए हमारे अपने स्टार सन की तुलना में कोर पे पड़ने वाला प्रेशर और हीट अपने अंदर के एटम्स को तब तक हेवियर एलिमेंट्स में फ्यूज होने देता है जब तक वो आयरन एलिमेंट में बदल नहीं जाता। वैसे भी इन एलिमेंट्स को साइड में रखे तो इनकी तुलना में आयरन कोई एनर्जी जनरेट नहीं करता। आयरन का कंसंट्रेशन किसी स्टार के कोर में तब तक बढ़ता रहता है जब तक वो क्रिटिकल स्टेट में नहीं चला जाता। इसके बाद रेडिएशन और ग्रेविटी के बीच इसका बैलेंस अचानक से टूट जाता है और इसका कोर भी कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद सिर्फ कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के बाद वो स्टार एक्सप्लोड हो जाता है। अब ये वो समय है जब कोई स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एंड हो जाता है। तब इस वजह से सभी हेवियर एलिमेंट्स वजूद में आते हैं। अब इस प्रोसेस में या तो ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या फिर ये एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। जब हम किसी ब्लैक होल को देखते हैं तो हमें उसका बस इवेंट होराइजन ही दिखाई देता है। इस इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा की रफ्तार से इसे क्रॉस करना होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट उससे निकल पाएगा। और हम जानते हैं कि ब्लैक होल से निकलना इम्पॉसिबल है क्योंकि इससे लाइट भी पास नहीं हो सकती। इसीलिए हमें ब्लैक होल एक ब्लैक सर्कल की तरह दिखाई देता है। लेकिन अगर इवेंट होराइजन एक ब्लैक पार्ट से जुड़ा है तो ब्लैक होल में होल का मतलब क्या होता है? असल में ये सिंगुलैरिटी हो सकती है। एक सिंगुलैरिटी फाइनाइटली डेंस हो सकती है जिसका मतलब है कि इसका सारा मास स्पेस में एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है जिसमें कोई सरफेस और कोई वॉल्यूम नहीं है। अभी के लिए हम इस बारे में कुछ नहीं जानते और शायद ये डिवाइडिंग बाय जीरो एरर की तरह होगा। बाय द वे, ब्लैक होल वैक्यूम क्लीनर की तरह सभी चीजों को अपने अंदर खींचता नहीं है। अगर हम अपने स्टार सन को ब्लैक होल से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे प्लेनेट के लिए कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन बिना किसी स्टार के हमारा प्लेनेट फ्रीज हो जाएगा। अगर हम ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा? हम ये जानते हैं कि ब्लैक होल के आसपास टाइम का बिहेवियर अलग होता है, तो जैसे ही हम इवेंट होराइजन को क्रॉस करके इसके अंदर एंटर करेंगे वैसे ही टाइम हमारे लिए स्लो होता जाएगा। फिर एक पॉइंट पर आप टाइम के साथ फ्रीज हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। जबकि ब्लैक होल में गिरने के बाद आपके नजरिए से आप पूरे यूनिवर्स को फास्ट फॉरवर्ड में होते हुए एक्सपीरियंस करेंगे और शायद आप इसके आने वाले फ्यूचर को भी देख पाएंगे। अभी के लिए हम नहीं जानते कि इसके आगे क्या होगा, लेकिन हमें लगता है कि इन दो बातों में से कोई एक हो सकता है। नंबर 1, आप तुरंत मर जाओगे क्योंकि एक ब्लैक होल स्पेस को इतना मोड़ देता है जिससे कि एक बार कोई इवेंट होराइजन को क्रॉस करके अंदर चला जाए तो बस तब से उसके लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो पाएगी। किसी पॉइंट पर कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी पर भी एक ब्लैक होल का मास बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ ग्रेविटी मिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जिसका असर आपके बॉडी के हर एक पार्ट पर पड़ेगा। जैसे आपके बॉडी टिश्यूज और सेल्स बहुत तेजी से एक साथ फटने लगेंगे। नंबर 2, आप बहुत तेजी से मर जाओगे। इवेंट होराइजन क्रॉस करने के तुरंत बाद आप एक फायरवॉल से टकराकर एक पल में ही खत्म हो जाएंगे। इन दोनों ऑप्शंस में आपका मरना तो पक्का है, लेकिन आप कितने जल्दी मरेंगे ये ब्लैक होल के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एक छोटे से ब्लैक होल में आपके इवेंट होराइजन में एंटर करने के पहले ही आप मर चुके होंगे, जबकि सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर आप थोड़ी देर के लिए शायद जिंदा बच सकते हो। इसका मतलब हम जितना सिंगुलैरिटी से दूर होते जाएंगे उतना ही हमारे जीवित रहने का चांस बढ़ जाएगा। हालांकि ब्लैक होल्स कई डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे स्टेलर मास वाले ब्लैक होल सन से थोड़ा मैसिव और एस्टेरॉयड के डायमीटर जितने बड़े होते हैं, और उसके अलावा होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो हर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। इंसानी इतिहास में पहली बार 10 अप्रैल 2019 में एक ब्लैक होल का फोटो लिया गया जो मेसियर 87 नाम की एलिप्टिकल गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जो हमारे सन के मास से 6.5 बिलियन टाइम्स ज्यादा मैसिव है, जिसका डायमीटर
38 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो कि सन और प्लूटो के डिस्टेंस से 7 टाइम्स ज्यादा है। ब्लैक होल जितने पावरफुल होते हैं, अक्सर वो अंत में हॉकिंग रेडिएशन के जरिए इवेपोरेट हो जाते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एम्प्टी स्पेस को देखना होगा। एम्प्टी स्पेस वास्तव में एम्प्टी नहीं होते, बल्कि ये वर्चुअल पार्टिकल से भरा होता है जो रियलिटी में आते चले जा रहे हैं। और जब ये ब्लैक होल एक किनारे पर होता है तो वर्चुअल पार्टिकल ब्लैक होल में खींच लिया जाता है। इसके अलावा दूसरे पार्टिकल बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। इसी वजह से ब्लैक होल अपनी एनर्जी लूज कर देता है। ये प्रोसेस स्टार्टिंग में काफी स्लो होती है और जैसे ये छोटा होने लगता है तो वैसे ही ये प्रोसेस फास्ट होने लगती है। और जब ये एक बड़े एस्टेरॉइड के मास जितना हो जाता है तब ये रूम टेम्परेचर में रेडिएट होने लगता है। और जब ये एक माउंटेन के मास जितना हो जाता है तब ये सन के टेम्परेचर में रेडिएट होने लगता है। और फाइनली अंत के कुछ लास्ट सेकंड में ये बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन की एनर्जी को एक साथ रेडिएट कर देता है। लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो होती है और आज हम जो बड़े ब्लैक होल्स को जानते हैं उन्हें कंप्लीट इवेपोरेट होने में शायद इतने साल लगेंगे, जिसे गूगल ईयर नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक होल्स आज हम इंसानों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है और शायद फ्यूचर में हम इसे और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मजेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।